तो एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से एक और मौत की खबर है। 36 साल के शख्स की मौत हुई है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान देवभोग अस्पताल में इसने दम तोड़ा है। 2020 से धर्मेंद्र 18 बार से ज्यादा करवा चुका है डायलिसिस। 2011 से अब तक 87 लोगों की किडनी से मौत हो चुकी है। गरियाबंद आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर वहां से दे रहे हैं। और सुपेबेड़ा की अगर बात करें तो सुपेबेड़ा किडनी पीड़ितों का गांव कहा जाता है। तो गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां के सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से एक और शख्स की मौत हुई है। इसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है। इलाज के दौरान देवभोग अस्पताल में इस शख्स ने दम तोड़ा है। कहा जा रहा है कि 2020 से बीमारी से लड़ते लड़ते धर्मेंद्र नामक इस युवक ने 18 बार से ज्यादा डायलिसिस करवाया था और अब इसने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 2011 से अब तक 87 लोगों की इसी बीमारी यानी किडनी की बीमारी से मौत हो चुकी है। सुपेबेड़ा गांव की ये कहानी है कि ये गांव किडनी पीड़ितों के गांव के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक और मौत जो अब कहीं ना कहीं संख्या को बढ़ाती है। ये 2021-22 से सर ये किडनी का पेशेंट था। इनका डायलिसिस एम्स में चल रहा था और देवभोग में भी हो रहा था। तो इनका यानी आज डेथ हो गया सर। बहुत दुख की बात है। सुपेबेड़ा में ये कंटिन्यू डेथ हो रहा है, लेकिन सरकार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे गांव वाले कृपया तेल नदी का मांग कर रहे हैं पानी के लिए, लेकिन अभी तक सर वो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेंगे सुपेबेड़ा गरियाबंद का हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शेख इमरान। ज्यादा जानकारी बताइएगा इमरान, क्या कुछ इस हवाले से। और सुपेबेड़ा गांव को जैसे कि किडनी आखिर से पीड़ित गांव के नाम से जाना जाता है और लगातार ये फहरिस्त दराज होती हुई बढ़ती हुई जा रही है। जी देखिए, सुपेबेड़ा किडनी प्रभावित गांव है और यहाँ जो मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज सुपेबेड़ा में किडनी पीड़ित 36 वर्षीय धर्मेंद्र नेताम की भी मौत हो गई है। और अब तक अगर बात करें इसमें सोना जी, तो सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2020 में किडनी की बीमारी से ग्रसित था धर्मेंद्र नेताम, जिसकी आज मौत हो गई है। और लगातार वो 18 बार डायलिसिस करवा चुका है। एम्स में डायलिसिस करवा चुका है, साथ ही देवभोग में भी वो करवा चुका है। लेकिन वो किडनी से इतनी ज्यादा पीड़ित था कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। और इसी तरह लगभग 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और लगातार वहां के ग्रामीण पेयजल की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अब तक कोई सुध नहीं लिया गया है। लगातार तेल नदी से शुद्ध पानी की मांग कर रहे हैं, फिर भी उनकी बात सुनी नहीं गई है। और लगभग करोड़ों रुपए के बजट से पेयजल की व्यवस्था वहां होने वाला था, जो अब तक नहीं हुआ है, अब तक अधूरा है। यही वजह है कि यहाँ जो मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। कई बड़े जो नेता है यहाँ पहुंच चुके हैं, बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, बावजूद गाँव की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और ग्रामीण जैसे देख सकते हैं कि तेल नदी से पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि आज जो ये आंकड़ा है लगातार बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है अगर बुनियादी सहूलियात तो बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो हजार बीमारियां जो है घेर लेती हैं। उसका कहीं ना कहीं जीता जागता ये गांव एक मिसाल के तौर पर उभर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेख इमरान जुड़ने के लिए, इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज इस महाधिवेशन से संबोधित किया है। सोनिया गांधी ने भी अधिवेशन को संबोधित किया है। आपको बता दें कि पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश होने वाला है। आज 3 प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव पेश होगा। तो ये तस्वीरें कुछ खास है जो महाधिवेशन की हैं। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 7 बजे 3 प्रस्ताव जो कि जुड़ी हुई होंगी राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, जिन पर आज चर्चा होने वाली है। शाम 7 बजे इन तीनों प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। सदस्यों की ओर से संशोधन आएंगे और शाम 5:30 बजे कल्चरल प्रोग्राम भी होने की खबर आ रही है। तो 5 तस्वीरें ये महाधिवेशन की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव पेश होगा। शाम 7 बजे इस तीनों प्रस्ताव पर चर्चा होने की बात कही जा रही है।
रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस संविधान में बड़ा संशोधन, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, महाअधिवेशन जारी है, दूसरा दिन है और अब बड़ा संशोधन की बात, बड़े संशोधन की बात हो रही है। वो कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC में अब 35 सदस्य होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष CWC के सदस्य होंगे। अब 6 PCC डेलीगेट पर 1 AICC मेंबर चुना जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का महाअधिवेशन जारी है और इस बीच कांग्रेस के संविधान में बदलाव की बातें भी उठ रही हैं। ना सिर्फ बातें उठ रही हैं बल्कि उस पर अमल करने की भी बात हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अब कहा जा रहा है कि 35 सदस्य होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष CWC के सदस्य होंगे। वहीं अब 6 PCC डेलीगेट पर 1 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर यानी AICC मेंबर चुना जाएगा। कुल AICC मेंबर 1653 अब हो जाएंगे। SC, ST, OBC को 50% आरक्षण होगा यानी रिजर्वेशन होगा। 1 जनवरी से आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत भी होगी। तो बड़ी खबर, रायपुर में जमावड़ा कांग्रेस के तमाम नेताओं का महाअधिवेशन जारी है, दूसरा दिन है। इस बीच कांग्रेस कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है, क्योंकि कल हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया था कि 2024 हमारे लिए चुनौती भी है और काम करने के लिए, खुद के लिए एक्सपीरियंस जुटाने के लिए भी मौका भी। और ऐसे में आपको बता दें कि कई तरह के संशोधन, बदलाव करने की भी खबर आ रही है। कांग्रेस संविधान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अब 35 सदस्य होने की खबर आ रही है। तो सोनिया गांधी का बयान भी आया है रायपुर महाअधिवेशन में। रायपुर महाअधिवेशन में सोनिया गांधी ने शामिल होते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजनीति से संन्यास का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव है। तो ये बड़ी खबर सोनिया गांधी के लिए मानी जा सकती है, कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है, राजनीति के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं। भले ही वो कुर्सी पे ना रही हूं, लेकिन कई मीटिंगों का हिस्सा भी रही हैं और अब उनका ये ऐलान अपने आप में काफी अहम हो जाता है। Innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. रायपुर के अधिवेशन से जुड़ी हुई एक और खबर है। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन के लिए जहां राहुल गांधी को धन्यवाद दिया, वहीं कहा कि केंद्र की सरकार लोगों के अधिकारों और मूल्यों पर हमला कर रही है, जिसके चलते नए आंदोलन की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता के स्वार्थ में मर्यादा तोड़ी जा रही है और देश कठिन दौर में है और कठिनाई से गुजर रहा है। मैं आज श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये प्रेम केवल कांग्रेस जनों की ओर से नहीं, बल्कि भविष्य के करोड़ों उम्मीद लिए हर भारतवासियों से भी ये उम्मीद है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान। सबसे पहले हिंदुस्तान की भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की
मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार को एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस महाधिवेशन से सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधन किया। कांग्रेस महाधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि देश आज महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की। रायपुर में महाधिवेशन हो रहा है, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने पर राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगे कि हमारी सरकार है। आज छत्तीसगढ़ सरकार उनके सपने को पूरा कर रही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने लिया है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल है और वहां इसका चयन किया गया है। ऐसे समय में जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, ऐसे समय में जब राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा करते हैं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं। तो जहां कांग्रेस का महाधिवेशन जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में छत्तीसगढ़ को मिलेगा गिफ्ट, छत्तीसगढ़ की जनता को यह गिफ्ट मिलेगा। माफिया सरकार से जनता को मुक्ति मिलेगी। अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ पहुंचे और इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। अब माफिया सरकार को जनता फेंक देगी, यानी जनता को अब मुक्ति मिलेगी माफिया सरकार से। ये बयान छत्तीसगढ़ पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, एक माफिया सरकार से छुट्टी मिलने वाली। आखिरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों छत्तीसगढ़? ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना ये 2014 में हमने संकल्प लिया था और एजेंसियां अपना काम करती, उसमें सरकार की सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां पहले भी करती रही और पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो एजेंसियां अपना काम कर। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा देकर लंबे समय तक देश में राज किया, लेकिन कांग्रेस की सोच गरीब कल्याण की नहीं रही। देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। गरीबों के लिए यदि शौचालय बने हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हुआ है। चाहे रसोई गैस का कनेक्शन गरीबों को मिला है, हर गरीब के लिए बैंक के दरवाजे खुले, किसानों को सम्मान देने का काम, किसानों की तरक्की, उसके लिए योजनाएं बनाने का काम, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, ऐसे गरीब कल्याण की योजनाएं जब बनी है तो केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
और चलिए एक ऐसे वीडियो की बात करते हैं जो कि सुर्खियों में है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अपनी शोभा यात्रा के दौरान वो अपने भक्तों को फ्लाइंग किस देते नजर आ रहे हैं। आप भी ये देखिए दिलचस्प वीडियो। ये टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। भक्तों से प्यार जताने का बागेश्वर सरकार का ये नया और दिलचस्प वीडियो देखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि काफी सुर्खियों में चर्चा में है इन दिनों बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री धाम के ये पंडित हैं जिन के अवतार और साथ ही साथ अंदाज पर लगातार गुफ्तगू बातचीत हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शायद ऐसा विजुअल और ऐसी तस्वीरें अब तक देखने को राजीव नहीं मिली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई अलग अलग अंदाज देखे, लेकिन ये अनोखा और दिलचस्प अंदाज है। देखिए, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का निराला अंदाज देखने को मिला, क्योंकि आज जो कलश यात्रा निकाली जा रही थी शहर में, तो तमाम श्रद्धालु मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। तो उनके जो फॉलो करते हैं महाराज जी को, पसंद करते हैं, तो सामने काफी श्रद्धालु खड़े हुए थे। तो महाराज जी ने फ्लैंक किस दिया है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराज जी के फॉलोअर्स ज्यादा है और महाराज जी को फ्लैंक किस दे रहे थे। तो इस वजह से महाराज जी ने भी इस तरीका का जो फ्लैंक है उसको रिप्लाई किया है। जी, आसपास जो भीड़ है वो थोड़ी बहुत दिखाई दे पा रही है क्योंकि वो बड़ी सी गाड़ी में ऊपर बैठे हुए अपने वही अंदाज से तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर भक्तों की बात करें तो क्या जो अभी सुर्खियों में रहे बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि पर्ची वाला मामला हुआ ये हम सबको पता है, उसके बाद कहीं इनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें कमी तो नहीं देखी गई, क्योंकि टीकमगढ़ में ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो इस बात को नकार रही हैं। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री की जो शोभा यात्रा है उसमें तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि आज से रामकथा शुरू होने जा रही है। तो जिसको लेकर दूर दूर से देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का तमाम जो युवा वर्ग है तमाम इनसे जुड़ा हुआ है। तो तमाम श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री की जो कलश यात्रा थी तो उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है राजीव, एक चीज और समझना चाहेंगे, चूंकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, और जब वो अपने भक्तों के लिए इस तरह का अंदाज रखते हैं तो भक्तों की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आया? अगर आप वहां पर मौजूद रहे होंगे और आपको ये जानकारी मिल पाई होगी कि श्रद्धालु जो हैं, जो भक्त जो हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई इस अनोखे और निराले अंदाज के बाद? देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोअर्स थे और धीरेन्द्र शास्त्री का जो निराला अंदाज देखने को मिला, जिस न्यूज 18 के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद हुई है, और इस एक्सक्लूसिव तस्वीर से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री युवा है और अपने जो उनके चाहने वाले हैं तो वो भी काफी युवा है। तो सामने काफी युवा लड़के खड़े हुए थे, तो उनको देखकर वो अति उत्साहित हो गए और उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है। जी, तो ये अनोखा अंदाज है, निराला अंदाज है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। शोभा यात्रा में ये मौजूद थे उस वक्त, इस तरह का अंदाज देखने को मिला। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एमपी छत्तीसगढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधे हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश। मृतक के